नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में आज स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने 9 छोटे जो दल थे उनके साथ एक संगठन तैयार किया है, गठबंधन तैयार किया, यानी उत्तर प्रदेश में अब तीसरे गठबंधन की भी एंट्री हो गई है। साथ ही उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बताया है और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा। इनसे आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो इस समय हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे। अजय जी, जिस तरीके से 27 के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान देखने को मिल रहा है, चर्चाएं हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता दिया है। कैसे देखते हैं? देखिए, सब स्वतंत्र हैं अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताने के लिए। अभी बहुत से और नेता भी सामने आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ये बात समझ रहे हैं कि जो 9 दलों के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, वो 9 दल स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें ले आएंगे कि स्वामी प्रसाद मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाएं या मुख्यमंत्री बन जाएं। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ा उत्तर प्रदेश की राजनीति में नाम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो बीएसपी के साथ रहे तब वो मंत्री रहे कैबिनेट, जब बीजेपी के साथ रहे तब वो कैबिनेट मंत्री रहे, और समाजवादी पार्टी के साथ भी जब वो थे तो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के बगल में वो बैठते थे। लेकिन तमाम तरह के उनके बयान चर्चा में थे, बयान ऐसे थे जिसके बाद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कथित रूप से असहज हुए थे। हुआ यही था कि स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी की दूरियां बढ़ती गईं, अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य की दूरियां बढ़ती गईं। अब सीधे तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं, 9 छोटे दलों के साथ गठबंधन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, तो सवाल ये उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना राजनीतिक दल बनाया, उनको कितनी सफलता हासिल हुई? क्या वो अकेले इतने सक्षम रहे कि वो ऐसी राजनीति कर सकें कि सामने वाला उनको मान सके कि हाँ भाई, ये अकेले अपने राजनीतिक दल के साथ कुछ बड़ा गुल खिलाने वाले उत्तर प्रदेश में? तो सीधे तौर पर देखिए, इस वक्त 2027 के चुनाव को लेकर सब अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी ताकत दूसरे राजनीतिक दलों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो बसपा के साथ, बीजेपी के साथ, तो समाजवादी पार्टी के साथ उनका संबंध रहा है, वो रहे हैं, शामिल रहे हैं। अब बचती है कांग्रेस, तो सवाल ऐसे में उठता है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस को अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि कांग्रेस जो कि उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीन तलाश रही है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने पास बुलाए? तमाम तरह की बातें निकल कर सामने आती हैं, क्योंकि हर कोई अपनी ताकत से वाकिफ़ होता है और स्वामी प्रसाद मौर्य जो पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, अपनी ताकत से वाकिफ़ है। लेकिन मुख्यमंत्री पद का अपने आप को दावेदार बता देना, वो भी बिना सपा, बिना बीएसपी, बिना बीजेपी, बिना कांग्रेस जैसे बड़ी पार्टियों के, तो तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति है, बड़ा राज्य है, हर कोई मुख्यमंत्री पद के लिए दावा करता है, हर कोई अपने आप को राजनीति का शहंशाह बताता है। चुनाव में जनता तय करती है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी गोट चल रहे हैं वो बड़ी दूर की है, यानी कि 2027 का उनका लक्ष्य है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी तीर चला रहे हैं वो निशाने पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जो मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो वो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास एक बड़ा वोट बैंक है। भले ही उनकी स्थिति, उनकी राजनीतिक दल की स्थिति अच्छी ना रही हो, पिछले जब भी उन्होंने ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अभी वो स्थिति अपनी मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, यानी कि हमारी राजनीति में अभी पूछ है। पिछड़े दलितों की अगर बात की जाए तो पीडीए की बात समाजवादी पार्टी भी करती है, बीजेपी भी करती है और बहुजन समाज पार्टी भी करती है, और अब कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाती दिख रही है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी ऐलान किया है कि हमारे पास अल्पसंख्यकों के वोट हैं, पिछड़े वर्गों के वोट हैं, जो वंचित और शोषित हैं उनके भी हमारे पास वोट है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जो वोट बैंक में सेंध मारने का काम है वो इनके जो नया संगठन है स्वामी प्रसाद मौर्य का, ये उसमें बाकी के जो पार्टी हैं, चाहे बीएसपी ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ले लीजिए, बीजेपी, इनके वोट बैंक में सेंध मारेगी? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो ये बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। 2 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। बीएसपी की बात करें, बीएसपी का ग्राफ भले ही कम हुआ हो, लेकिन बीएसपी का एक अपना वोट बैंक है, लॉयल वोट बैंक रहा है।
कांग्रेस ये बात जानती है कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी को चुनौती देंगे, क्योंकि अकेले वो ये बात जानती है कि ज़मीन तलाशना, ज़मीन मजबूत करना एक मुश्किल काम है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर दोनों ने अच्छा कमाल किया था। अब यहाँ पर बात करते हैं दलित वोट बैंक की, पिछड़ा वोट बैंक की, अति पिछड़ा वोट बैंक की, अल्पसंख्यक वोट बैंक की। इस वोट बैंक पर, यानी कि ये जो बड़ा रेशियो है वोट बैंक का, जिसको अखिलेश यादव पीडीए का नारा देकर अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों की बात करती है, कहती है हम इनको हक दिलाएंगे। बसपा पहले से ही बात करती रही है इस वोट बैंक की, और खासतौर से दलित वोट बैंक की। बीजेपी भी इस वोट बैंक को रिझाना चाहती है। तो यानी कि ये जो बड़ा वोट बैंक है, ये अपने हिस्से लाने की कोशिश हर राजनीतिक दल कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपने हिस्से इस वोट बैंक को लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारे पास एक बड़ा वोट बैंक हमारे साथ है। लेकिन क्या ये सच है? देखिए, सच कोई चीज़ तभी मानी जाती है जब वो धरातल पे उतरती है। स्वामी प्रसाद मौर्य को अभी टेस्ट देना बाकी है, क्योंकि अभी उनकी राजनीति जब भी मजबूत रही है वो किसी न किसी बड़े राजनीतिक दल के साथ ही रही है जब वो रहे अंदर। जैसे ही स्वामी प्रसाद स्वतंत्र रूप से राजनीति करते हैं, तो मैंने तो बहुत सी ऐसी सभाएं देखी हैं जहां बहुत कम लोग उनकी सभा में आए, लेकिन जब वो किसी राजनीतिक दल के साथ राजनीति करते हैं, जब उसमें शामिल लोग करते हैं, चाहे वो बीजेपी के साथ करें, चाहे सपा के साथ करें, चाहे बीएसपी के साथ करें, तब वो दायरा बढ़ जाता है। अब अकेले और इन 9 छोटे राजनीतिक दलों के साथ वो क्या गुल खिलाते हैं, ये तो बहुत बात की बात है राजनीति में। लेकिन अभी जो फोकस है वो इसी वोट बैंक पर है और स्वामी प्रसाद मौर्य इस गठबंधन इन्होंने किया है 9 छोटे दलों के साथ, इस गठबंधन के सहारे वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हिस्सा हमारे पास अभी भी है और हम अगर किसी बड़े राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करते हैं, मान लीजिए कांग्रेस है, अभी कांग्रेस सपा के साथ जाएगी कि नहीं जाएगी ये बात कंफर्म नहीं है। हो सकता है कांग्रेस को कुछ नेताओं की जरूरत पड़े उत्तर प्रदेश में, तब ऑप्शन के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य सामने आ सकते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य कह सकते हैं कि हमारा भी गठबंधन है, हम कांग्रेस के साथ हैं। तो जाहिर सी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर राजनीति को उठा के देखेंगे तो वो किसी ना किसी दल के साथ मजबूत रहें, अकेले वो उतने मजबूत नजर नहीं आए। और दूसरी चीज, जिस वोट बैंक की आपने बात की, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ये वोट बैंक ऐसा है जिस पर उत्तर प्रदेश में सभी की निगाह लगी हुई है। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी है अजय जी कि जिस तरीके से हाल ही में चंद्रशेखर आजाद रावल से स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई और अब इस मुख्यमंत्री पद के दावेदारी की जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही है, इससे क्या इनके जो इनका मुलाकात था इससे कोई लेना देना, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावल भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, अगर चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो एक फायदा ये माना जा सकता है कि इनको फायदा होगा, एक बड़ा वोट बैंक इनकी तरफ जा सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी कर चुके हैं और नगीना से वो चुनकर लोकसभा के सांसद बने हैं। लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठबंधन करेंगे? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर के नेतृत्व में राजनीति करेंगे? क्या चंद्रशेखर स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व को स्वीकारेंगे? क्योंकि चंद्रशेखर इस वक्त अपनी ताकत स्वामी प्रसाद मौर्य से ज्यादा उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक पर दिखा रहे हैं। अल्पसंख्यक वोट बैंक उनको मिला था नगीना सीट पर, तो जाहिर सी बात है कौन किसका नेतृत्व स्वीकार करेगा, पहली बात तो ये है। फिर दूसरी चीज ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या एएसपी में जाएंगे अपना राजनीतिक दल छोड़ के, अपना राजनीतिक दल खत्म करके? ऐसा तो नहीं होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ताकत दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी राजनीतिक दल को जीतना है तो वो हमारे साथ आएगा तो हम जीतेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के बारे में ये कहना कि मुख्यमंत्री का चेहरा हम हैं, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उसका आंकड़ा क्या है, उसका रेशियो क्या है, उनके पास कितने ऐसे नेता हैं, बड़े नेता हैं जो उनको जीत दिला सकते हैं, उनके पास कितने विधायकों की जीतने की संख्या है, तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। अभी क्या है, अभी उत्तर प्रदेश में सब दावे कर रहे हैं, सब अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन बाद, कुछ महीने में अपनी ताकत जब जमीन पर दिखाने की बारी आएगी तो बहुत चीज़ें क्लियर होने लगेंगी कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त इस गठबंधन के साथ, जो 9 दलों का छोटे दलों गठबंधन, इसके साथ स्टैंड कहां कर रहे हैं। तो देखिए, आपको बता दूं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले 2026 में पंचायती का चुनाव होना है, जिसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य
सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं। उन्होंने लोक मोर्चा अपना एक संगठन बनाया है जिसमें 9 छोटे छोटे दलों को उन्होंने शामिल किया है और अब वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन पहले से ही है, बीएसपी बसपा चीफ मायावती भी हैं, और ऐसे में अब क्या बसपा, कांग्रेस, सपा और बीजेपी के वोट बैंक में स्वामी प्रसाद मौर्य सेंध लगा पाएंगे या फिर नहीं लगा पाएंगे? मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की बात तो उन्होंने कही है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? इन सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा थे, जिन्होंने अपनी खुलकर राय दी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखने को मिल सकता है। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी, मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के बने रहे हमारे साथ TV24 नेटवर्क के साथ।